निगहत अब्बास के ऊपर जो कल वीडियो मैंने रखी, उसकी मुख्य प्रतिक्रिया तो ये हुई है कि दिल्ली कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया, और ये मेरी उम्मीद के मुताबिक था। जो मुस्लिम नहीं है उसे कल का मेरा वीडियो पक्ष विरोधी, कांग्रेस विरोधी लगना एक नॉर्मल चीज़ है। मैंने मेरे समाज के एंगल से ये वीडियो रखा था और अभी भी मैं इस वीडियो पे कायम हूँ। हालांकि गुजरात के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मुझे पर्सनल में बताया है कि आप एक मर्तबा निगहत अब्बास को देख लीजिए, कांग्रेस में आने के बाद में शायद उसकी विचारधारा बदल जाए, और उसके बाद में भी अगर कोई फ़र्क नहीं आता है तो फिर आप विरोध कीजिए। सुनने में, लिखने में, बोलने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन निगहत अब्बास जब 5 साल पहले राजनीति में आई तो उसे लिफ्ट तो मिलने वाली थी नहीं, तो मुस्लिम नाम का फ़ायदा उठाया और भाजपा में गई, और वहाँ से मुस्लिम नाम के साथ में इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा उसने चलाया। ये न सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ में द्रोह है, बल्कि ये जिस धर्म को मानती है, इस्लाम को फॉलो करती, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मूर्ति पूजा का निषेध जब इस्लाम में है तो ये अपने घर में मंदिर भी बनवा लेती है। वो अपनी मर्जी की बात मालिक है, उसको जो करना वो करे। लेकिन जब देश का एक बहुत बड़ा तबका, खासकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुस्लिम अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस में आने वाले हर व्यक्ति का स्क्रूटिनी तो होना चाहिए। 5 साल पहले भाजपा में गई, इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा चलाया, इस्लाम के खिलाफ पोस्ट डाली, उसे लिफ्ट मिल गई। उम्मीद थी कि कंगना रनौत की तरह उसे भी लोकसभा की सीट मिल जाएगी या विधानसभा मिल जाएगी। दिल्ली में 2 विधानसभा चुनाव निकल गए, किसी ने भी निगहत अब्बास को नहीं पूछा। राजनीति आगे बढ़ाने के लिए वो कांग्रेस में आई। उसने इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए, अपनी कैरियर के लिए किया। मेरा समाज, मेरे धर्म के खिलाफ जो कोई भी बोलेगा उसका विरोध मैं करूंगा ही, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। आप एक बात सोचिए, हम भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने गुजरात में कांग्रेस के अमर सिंह चौधरी जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने सिस्टम में रह के काम किया है, और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी मैंने उनके साथ रह के काम किया है। और मैंने देखा है सिस्टम को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में नरेंद्र मोदी ज़्यादा पावरफुल थे और है। क्या तकलीफ हो सकती है नरेंद्र मोदी से हमें, या अमित शाह से, या योगी आदित्यनाथ से? देश संविधान के मूल तत्वों के आधार पर चलता है, जो सिस्टम बनाई उसी के आधार पर चलता है। भाजपा भी संवैधानिक तरीके से चुन के आई हुई सरकार है, सरकार चलाना उनका अधिकार है, लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके सिस्टम को उसी दिशा में काम करने के लिए मोड़ा जाए तो फिर वहां विरोध करना जरूरी बनता है। कल इसी प्रकार के लोग अगर कांग्रेस में आ जाएंगे तो उनका तो विरोध करना पड़ेगा ना, क्योंकि संविधान हर एक नागरिक को एक सरखा अधिकार देता है। तो जब आप भाजपा का विरोध इसलिए करते हो क्योंकि एक विशेष वर्ग को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, अब वही लोग अगर कांग्रेस में आएंगे तो उनका तो विरोध बनेगा। जो लड़की अपनी राजनीति के लिए इस्लामोफोबिया प्रोपेगेंडा को चला सकती है अपनी कैरियर के लिए, उसने इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा चलाकर देखा, उसकी कैरियर ने लिफ्ट नहीं किया, न तो वो विधायक बनी न तो वो एमपी बनी, अब वो सेक्युलर बनने की दिशा में
आपको बेवकूफ़ बनना है तो बनिए। आपने कभी सोचा है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को क्यों फेंक दिया? 2009 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें लेकर बैठी थी 90% सीटें 2014 में खो दी। क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा था? क्या विकास के एजेंडा को यूपी के मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया था? असली वजह क्या थी? 2009 में 21 सीटें थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, 2014 में 2 हो गई। गांधी फैमिली के 2 सदस्य राहुल गांधी और सोनिया जी चुनाव जीते, बाकी के सारे कैंडिडेट वहां पर हार गए। 2019 में 2 सीट की 1 सीट हो गई, तो ये राहुल गांधी को भी हरा दिया, सिर्फ सोनिया जी बचे। 1987 के बाद में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी कांग्रेस की सरकार को क्यों नहीं बनने दिया, जबकि वो 22% वहां पर है। आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 22% मतदाता मुसलमान है, लेकिन जनगणना नहीं हुई है। वोटर लिस्ट का अगर सही तरीके से अध्ययन किया जाए तो 2025 के अंदर उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं में 25% मतदाता मुसलमान है, और वो कांग्रेस को नहीं चाहते। क्यों? इस वीडियो में मैं आगे इसका भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप लियाकत अब्बास के कुछ और ट्विटर पे नजर डालिए। एक मर्तबा लिखा है, चचा जाद भाई में शादी करा देना सही, कल भाई आज पति बना देना सही, पर हिजाब में बालों की एक लट दिख जाए तो जान से मार दिया जाता है। यह है इसके विचार। दूसरी जगह उसने लिखा है, रोकना है तो हलाला रोको, रोकना है तो 4 शादियां रोको, महिलाओं को मस्जिद में जाने से मत रोको। यह है लियाकत अब्बास। एक जगह पे उसने एक फर्जी इतिहास के मुगल बादशाह का फोटो लगाया और लिखा, दिल्ली वाले ये फरमान ना भूले। आप खुद पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक और जगह पे लिखा है, जो लोग भारत में हमास का समर्थन कर रहे हैं, यही लोग बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार हैं, 26/11 के भी जिम्मेदार हैं, संसद भवन पे हमले के लिए जिम्मेदार है, पठानकोट, पुलवामा, उरी के लिए जिम्मेदार है। इसमें से पठानकोट, पुलवामा, उरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो तो मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। और इसने ये जो बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट का जिक्र किया है उसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्टर न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, क्या भाजपा माइनॉरिटी सेल की लीडर नाज़िया इलाही को भी कांग्रेस में जोड़ोगे? लियाकत अब्बास के कांग्रेस में आने के बाद में मोहम्मद जुबैर ने कहा उसे भी लेकर आओ, नाज़िया इलाही को क्यों छोड़ दिया? ये वही लियाकत अब्बास है जिसने लिखा था कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ और मैं सीएए का स्वागत करती हूँ। हम सब भारतीय नहीं हैं, वो सिर्फ अकेली भारतीय मुस्लिम है। सीएए का स्वागत किया है। शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में उसकी क्या राय थी, कभी देख लीजिएगा, आपको शर्म आएगी। आज वो कांग्रेस में आ गई तो सेक्युलर बन गई, उधर से कट्टरवादी डालो, इधर से सेक्युलर को निकालो। जैसे भाजपा में भ्रष्टाचारी जाता है सदाचारी बनता है, कांग्रेस में कट्टरवादी आता है और सदाचारी बनता है। तो सदाचार बनने की उम्मीद आप रखो, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है कि आपकी राजनीति भाजपा में तो चल नहीं सकती, आप रहे कांग्रेस में। खास करके राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में मुसलमान की मजबूरी है कि कांग्रेस को पकड़ के रखना, तो पकड़ो
अपनी राजनीति, अपनी कैरियर वहाँ पे आगे बढ़ाओ, लेकिन जब कोई इस्लाम विरोधी बात कर रहा है तो उस इस्लाम विरोधी, शरीयत विरोधी, मुस्लिम द्वेषी, नफरती चिंटू का समर्थन नहीं किया जा सकता। हमेशा मैं निगत अब्बास का विरोध करूंगा, और निगत अब्बास जब तक कांग्रेस में रहेगी, न मैं सिर्फ कांग्रेस का विरोध करूंगा, बल्कि गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि खुला दुश्मन, लोगों को पता रहता कि ये खुला दुश्मन है हमारा, लेकिन जो छुपे दुश्मन होते हैं उनकी आइडेंटिटी समाज को कराना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे सूरत शहर में आप देख लो, बरसों से वहाँ पे कोई कांग्रेस का सांसद नहीं है, बरसों से वहाँ पे कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, बरसों से वहाँ कांग्रेस का कोई काउंसिलर नहीं है। तो क्या वहाँ के मुसलमान दाढ़ी टोपी हटाकर, मस्जिदें छोड़कर निगत अब्बास की बोली बोलने लगे? वो अपने उसूल पर भी कायम है। कांग्रेस के बगैर भी इस्लाम को जिंदा रखा जा सकता है, मुसलमानों को अपने अस्तित्व को बचाया जा सकता है, कोई जोखिम नहीं है। फिर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता निगत अब्बास को जो डिफेंड कर रहे हैं, वो अपनी कैरियर के लिए कर रहे हैं। उनके काउंसिलर का टिकट ना कटे, उनके विधायक का टिकट ना कटे, इसके लिए वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सिवा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और निगत अब्बास ने जो बात की, बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट की, उसको पर मैं आता हूं। अब्दुल वाहिद शेख इनोसेंस नेटवर्क नामक एक एनजीओ चलाते थे, मुंबई में रहते थे। 2006 मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट केस हुआ, अब्दुल वाहिद शेख को बुक किया गया। 2009 में कांग्रेस के पास 21 सीटें थी, 2014 आते आते 2 हो गई। क्यों हुई, उसका एक जवाब ये है। 2004 में यूपीए की जब सरकार बनी तो सबसे पहले गृह मंत्री के तौर पे शिवराज पाटिल को जिम्मेदारी दी गई। शिवराज पाटिल महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। 4.5 साल के बाद में उनको हटाया गया। क्यों हटाया गया? चिदम्बरम को जिम्मेदारी दी गई। क्यों हटाया गया, इसके सारे सवाल यूपी की राजनीति में है। यूपी के मुसलमानों की कहानी में एक कहानी, जैसे आज मैं महाराष्ट्र के अब्दुल वाहिद शेख की आपको सुना रहा हूं। मुंबई में 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट होते, अब्दुल वाहिद शेख को उठा लिया जाता है। 9 साल के बाद में 2015 में कोर्ट कहती है कि आप निर्दोष को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये 9 साल में अब्दुल वाहिद शेख के साथ क्या क्या हुआ? कभी आपने जानने की कोशिश की कि ऐसे कितने निर्दोष मुसलमान यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं? उनकी जिंदगी किसी और मोड़ पे चली गई, और वो सारे केस जो बने थे वो यूपीए सरकार के दौरान शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री थे तब। सरकार भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस की थी। अब जब सारी फरियादें आई तो शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्री पद दिया गया। अब न्यूज में आपने ये सुना होगा कि ऐसे मुसलमानों को अभी की सरकारें परेशान करती है, लेकिन फाइल किसने बनाई थी? कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के गृह मंत्रियों ने फाइलें बनाई थी। आपको याद है? प्रिंट मीडिया उठाकर देखो या न्यूज चैनलों के आर्काइव्स में जाकर देखो, 2004 से लेकर 2014 तक देश में कहीं भी कोई आतंकी घटना होती थी तो 2 नाम सामने आते थे, एक इंडियन मुजाहिदीन और एक लश्कर-ए-तोयबा।
वो संगठन कहाँ है आज? जब तक शिवराज पाटिल गृह मंत्री में रहा, हमेशा स्टेटमेंट ये आया कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए मुसलमानों ने ये किया है, या फिर लश्कर तोयबा के साथ उनके कनेक्शन निकाल लिए जाते थे। 2014 के बाद में ये सब बंद क्यों हो गया? कांग्रेस के शासन में लगातार 10 साल तक यही हुआ, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा। अब आप उठाकर देखो 2014 के बाद में कभी इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया? अब ये जो फाइल बंद कर दी थी, बनाई थी कांग्रेस ने, 2015 में कोर्ट ने उसके ऊपर सील लगा दिया कि अब्दुल वाहिद शेख निर्दोष है। कांग्रेस की बंद फाइलों को ओपन किया अभी की सरकारों ने। अक्टूबर 2023 में केरला और कर्नाटका में पीएफआई के ऊपर जो कार्रवाई हुई, पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनके घर पे सर्च किया गया, डिटेन किया गया। पूरे देश भर में ये कार्रवाई हुई। तो मुंबई में इनोसेंस नेटवर्क के एनजीओ चलाने वाले अब्दुल वाहिद शेख के घर भी पुलिस पहुंची। अब्दुल वाहिद शेख ने वारंट मांगा, कोई कागजात दिखाए बगैर पुलिस वालों का एंट्री से मना किया। दरवाजा तोड़कर घर में एंट्री हुई। उस वक्त उनके घर में उनकी बीवी और 4 बच्चे भी हाजिर थे। पुलिस ने सीसीटीवी बंद की है। इसके बाद भी उन्हें लगातार पुलिस की तरफ से हैरेसमेंट हो रही है, ऐसी फरियाद वो करते रहे। बाद में उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अर्जी लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस के अंदर 9 साल के बाद में जब उनको कोर्ट रिहा कर देती है, उसके बाद भी पुलिस उन्हें बार बार पूछताछ के लिए आती है, परेशान करती है। उनकी निजी ज़िंदगी में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुए, इसे रोका जाए। और यहाँ तक कि पुलिस ने उनके घर के आसपास काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिससे वो 24 कलाक मुंबई एटीएस के निगरानी में रहते थे। ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन था। एनएचआरसी ने जवाब तलब किया, तब मुंबई एटीएस ने जवाब दिया कि उन्होंने एक वॉरबुक लिस्ट बनाई है, यूनियन वॉरबुक लिस्ट, यानी जो सरकार के सामने लड़ रहे ऐसे संदिग्ध लोगों की एक सूची हमने बनाई है, और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हमें ऐसे लोगों की निगरानी करना ज़रूरी है। एनएचआरसी ने जून 2022 में वो फाइल ये कहते हुए बंद कर दी कि इस मामले के अंदर एनएचआरसी को कुछ भी इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी थी अब्दुल वाहिद शेख की। अब एक और केस मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा 2001 28 दिसंबर 2001 सूरत में संग्रामपुरा स्थित राजेश्री हॉल में सिमी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहां से 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया। केस बुक हुआ। उसमें एक थे सऊद अहमद, मुंबई के विक्रोली के रहने वाले 19 साल का लड़का, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा था। 11 महीने तक वो जेल में रहा। जेल में रहने के बाद में 11 महीने जेल में रहने के बाद में उसकी जमानत होती है। वो विक्रोली जाता है और एक
मेडिकल स्टोर में नौकरी करता है। ये 11 महीने जब जेल में रहा तब इसके पिता की मौत हो गई। घर वालों ने 1 साल तक इसे बताया तक नहीं, 19 साल के लड़के को, तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। केस चला। 28 दिसंबर 2001 की घटना, 11 महीने जेल। उसके बाद में मार्च 2021, करीब 19 साल के बाद में कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया। सिमी का केस सेंट्रल एजेंसियां देख रही थी और वो सेंट्रल एजेंसियां कांग्रेस के शिवराज पाटिल के अनुशासन में थी। आज सऊद अहमद 43 साल के, 26 जनवरी 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट पुलिस में एक अर्जी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट में 2021 मार्च में जब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, उसके बाद भी पुलिस लगातार मेरे घर पे आती है। अभी तक 100 से ज़्यादा बार मेरे घर पे आ चुकी, 50 से ज़्यादा बार मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इतने सालों में 2 मरतबा मुझे डिटेन किया गया, और जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर भी पुलिस आती है और मेरे साथ सेल्फी लेती है और मेरा डिटेल लेके वापस जाती है, जिससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अनियमितता पैदा हुई है। मैं असहज महसूस करता हूँ, तो मुझे शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। 26 जनवरी 2024 को ये अर्जी महाराष्ट्र स्टेट पुलिस में जाती है। जो फाइल कांग्रेस के गृह मंत्री ने बनवाई थी, उनके अनुशासन में बनी थी, उसने एक 19 साल के डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ रहे लड़के की जिंदगी बदल कर दी। पुलिस का यह कहना था कि कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया, लेकिन आप अभी भी हमारी नज़र में शंकास्पद व्यक्ति में हो। पुलिस ने डिमांड की कि कॉपी लाकर दो, कहाँ है जजमेंट। सूरत में उनके एडवोकेट थे, सूरत बिकरोली से सूरत आना और कॉपी लेकर जाना, और कॉपी की नकल के लिए, वो नकल लेने के लिए, जजमेंट की नकल लेने के लिए उनको 2000 रुपया खर्च करना पड़ा। उसके बाद भी पुलिस उन्हें लगातार इंक्वायरी पे इंक्वायरी करती रही। ये कहानी महाराष्ट्र के 2 लड़कों की है। जब केस बना था वो लड़के थे। ऐसी कई कहानियाँ यूपी में, कई गांवों में, कई फैमिलियों की ज़िंदगी को तबाह कर चुकी है। आपने न्यूज़ प्रिंट में, आपने वेबसाइटों पर देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर कई मुस्लिम लड़के जो बरसों से जेल में बंद थे, वो जेल से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए। कई मरतबा तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि हम आपसे माफ़ी मांग सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ये जिंदगियां बदलने वाली पार्टी और पार्टी की सरकार शिवराज पाटिल की के अनुशासन में ये सब हुआ। कांग्रेस का उसको आशीर्वाद था। जब हाईकमान तक ये सारी बातें पहुंची तो शिवराज पाटिल को हटाया और पी चिदम्बरम को लाए। 2002 के दंगों की जो फाइल है सेंट्रल लेवल पर थी, उसका क्या हुआ वो किसी और वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। लेकिन ये सारी बातें मुझे क्यों बताना पड़ रही है, आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास जब ये सारी दास्तानें गई तो उन्होंने दबाव बनाया कांग्रेस पे। चिदम्बरम के वक्त में भी जब हालात नहीं सुधरे तो 2012 के अंदर कांग्रेस ने चिदम्बरम को हटाकर सुशील कुमार शिंदे को गृह मंत्री बनाया। लेकिन हालत ये हुई कि 2009 में उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2014 में सिर्फ 2 सीट पर आ गई, एक राहुल गांधी और एक सोनिया गांधी। 2019 में उसके बाद राहुल गांधी को भी अमेठी वालों ने हरा दिया। क्यों हराया? हराने की वजह क्या?
क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है, सोनिया गांधी की बनती है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप पार्टी के लीडर किस हैं? राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए अमेठी वालों ने उन्हें हराया और इस मर्तबा फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन के ला के दिया। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। निगहत अब्बास की हम वेट करेंगे वो कब तक सुधर जाएगी, लेकिन उसकी जो मानसिकता, उसकी जो विचारधारा है वह एंटी इस्लामिक है, मुसलमानों के साथ में द्वेषपूर्ण है। कांग्रेस के पास में मुस्लिम लीडर नहीं है और उसमें भी महिला मुस्लिम लीडर तो कोई नहीं है। और निगहत अब्बास को लेकर आए और 2024 का इलेक्शन गया, 29 का जब इलेक्शन आएगा, अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो यही निगहत अब्बास फिर से केंद्र में मंत्री होगी। मुसलमानों के लिए ये जोखिम कारक है। तो जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी निर्णय न ले और निगहत अब्बास को पार्टी से दूर न करे, और निगहत अब्बास जैसे जितने भी नफरती चिंटू संघ के पैदल कांग्रेस में प्लांट किए गए, उन सब को पार्टी से निष्कासित न करे, तब तक जैसे उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांग्रेस का विरोध करते हैं, ऐसा ही विरोध राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुसलमानों को करना पड़ेगा। जिनको अपनी कैरियर की फिक्र है, जिनको अपना काउंसिलर पद बचाना है, जिनको अपना विधायक पद बचाना है, उनकी बात अलग है। कब्र में जाके सबको जवाब देना है। काउंसिलर बनोगे, मंत्री बनोगे, उससे ज़्यादा क्या बनोगे? हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ 6 मुसलमान बहुत कम समय के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने। आप कितनी भी राजनीति कर लो, इस देश में किसी भी पार्टी में रहते हुए अब कोई मुसलमान किसी स्टेट का सीएम बन जाए, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। राजनीति इतनी पलट चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कांग्रेस जल्द से जल्द निर्णय ले, निगहत अब्बास को तुरंत ही पक्ष से निष्कासित करे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे यूपी के मुसलमानों ने कांग्रेस को निष्कासित कर दिया, इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मुसलमान कांग्रेस को भी राजनीति से निष्कासित कर दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।